हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास की हिस्ट्री। उसका फर्स्ट चैप्टर है, नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, राइट। तो आइए आगे देखते हैं कि इसको कैसे पता लगाएं। तो ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उसको याद हो। उससे पूछ सकते हो आपकी कल क्या हुआ था, है ना, या पिछले साल क्या हुआ था, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में। तो बोल रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब देखते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो रहते कहाँ थे। तो इसमें बोला है कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। किसका? नर्मदा का। तो आइए देखते हैं कि नर्मदा नदी है कहाँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये है आपकी नर्मदा, ये है ना। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। किस नदी की? नर्मदा की। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक यानी आसपास के जंगलों की जो विशाल संपदा है, जैसे भोजन, जैसे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी उस टाइम पे कृषि नहीं होती थी, तो ये लोग जंगल में रहते थे, तो क्या करते थे, वहाँ की जो जड़ हैं, फल हैं और जंगल के अन्य उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करते थे भोजन के लिए। वे आखिर तक यानी शिकार भी करते थे। अब बोल रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृतर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो ये देखिए ये हैं आपकी सुलेमान और कृतर पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अभी देखो, अभी हमने देखा नर्मदा के लोग थे, वो कौन से? वो कुशल संग्राहक और शिकारी थे। अब हम देख रहे हैं सुलेमान और कृतर पहाड़ियाँ। यहाँ रहने वाले लोग क्या थे? यहाँ के लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, पशुपालन करते थे ये लोग। अब है गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो देखिए गारो पहाड़ियाँ ये थी, है ना, और विंध्य पहाड़ियाँ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में, यानी सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वे क्षेत्र कहाँ हैं? तो वे क्षेत्र विंध्य पहाड़ियाँ हैं, उनके उत्तर में वो स्थान स्थित है। मानचित्र पर सिंधु नदी मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ का पता करो। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये है सहायक, ये है सिंधु नदी, है ना, और ये इसकी सहायक नदियाँ ये सारी। तो आइए देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी 4700 वर्ष पूर्व कौन से नगर फले फूले थे? तो हम जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं वो नगर यहाँ फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। अब जो गंगा नदी है उनकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ क्या हुआ? वहाँ 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। कौन से नगर? तो जो महाजनपदा वाले हैं वो नगर यहाँ डेवलप हुए। ठीक है। गंगा तथा सोन नदियाँ का पता लगाओ। तो आइए देखते हैं गंगा और सोन नदियाँ। तो देखिए ये आपकी गंगा है ना, और ये आपकी सोन नदी है ये रही। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल मगध नाम से जाना जाता है, जो आज बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो यहाँ के जो राज्य थे, मतलब
यहाँ के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। कौन कौन से थे, जैसे हम पहले पढ़ते हैं हर्यक डायनेस्टी थी, तो हर्यक थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, उसके बाद शिशुनाग आए, फिर नंद वंश आया, है ना। ये सारे शासक कौन थे, ये सारे शासक जो थे वो शक्तिशाली थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसकी अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु थे, वो शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला, है ना। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमा का निर्माण। यूपीएससी के मेंस में आया था ये क्वेश्चन कि भारत को भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्या भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। जो दक्षिण एशिया है, वो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है? महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि उसकी जो खास विशेषता है, उस वजह के कारण इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो पर्वत, पहाड़ जो हैं इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो हमारी क्या हुई? जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है वो समृद्ध होती रही, है ना। अब है देश का नाम। हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। सिंधु कहा गया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरत नाम का प्रयोग किन समूहों के लिए किया जाता था। ये भरत प्रयोग का नाम किसके लिए होता था, है ना। तो भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाली एक समूह के लिए किया जाता था। यानी उस टाइम भरत नाम का प्रयोग पूरे भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाली लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। बाद में इसका प्रयोग भारत के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या अतीत के बारे में हमको जानकारियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? तो इनका एक तरीका है, क्या है? तो या फिर तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना और उससे जानकारी एकत्रित करना, है ना। जो ये पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यानी अतीत में लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी गई हैं, इसलिए हम उनको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि है कि अतीत में हाथों से लिखी गई पुस्तक है जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और ये पांडुलिपियाँ जो है प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ पर लिखी जाती थी, है ना। ये देखिए, ये आपका ताड़पत्र है, किसी पेड़ की छाल और पत्ता होगा
और इस पे क्या, इस पे देखो ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पांडुलिपि कहेंगे। ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों में प्राप्त होती हैं, क्योंकि इनके लिखने वाले जो लोग थे वो यहीं पे रहते होंगे, है ना। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य हैं, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राकृतिक भाषा का लोग कौन करते थे, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो आम लोग थे वो लोग करते थे। हम अवलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब ये अवलेख होते क्या है, तो याद रखना, अवलेख जो होते हैं वो कठोर सतह, पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए हुए अच्छा नहीं है। क्या है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी अब इन पे जानकारी किस चीज़ की मिलती है, तो इन पे जानकारी मिलती है शासक द्वारा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाया है, या उनकी जो विजय का लेखा जोखा है वो उत्कीर्ण करवाया। जैसे हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, समुद्रगुप्त के अभिलेख मिलते हैं, है ना। राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे, है ना। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी अतीत की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, उसको हम पुरातत्वविद कहेंगे। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों की अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्का की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, कुछ मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं, यानी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे आपका पत्थर हो गया, मिट्टी की या धातु की कोई बनी हुई चीज़ हो गई, है ना। देखिए जैसे बाएं ओर एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये देखिए रहा, है ना। इसी तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम। एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये देखिए। इसी तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये कैसे भिन्न है, ये आप लोग बताएंगे। आइए। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या करने लगते हैं, पुनर्निर्माण करने लगते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। अतीत एक या अनेक। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। क्या थे, कि अलग अलग समूह के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से भिन्न होगा। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो हैं वो भोजन के लिए मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि जो सामान्य लोग हैं वो
अपने लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब है इतिहास और तिथियां। तो अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हो या एनो डोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब भी इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले के लिए होता है। आइए अब हम देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न है। नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाट में हमने देखा था कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आखेटक और खाद संग्रह करते थे, है ना। मगध जो है, मगध क्या है, मगध जो है पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि हुई थी यहाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो यहाँ आरंभिक नगर, है ना। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे यहाँ। पांडुलिपि तथा अवलेख में क्या अंतर है, तो बताइए। पांडुलिपि अवलेख, तो पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी, है ना। पांडुलिपि क्या थी, पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी और ये पेड़ों की छाल या पत्तों पर, जो भुर्ज बोलते हैं, भुर्ज नामक पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, तो इसको पांडुलिपि कहते हैं। और अवलेख, अवलेख जो है कठोर सतह पर, पत्थर पर, धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है। आइए, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं, तो बताइए कौन कौन सी, है ना। हम बहुत सारी मूर्तियां देखते हैं, हम इमारतें देखते हैं, मोहरें देखते हैं, है ना। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है, तो बताइए। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।